लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वो बनाकर गए ना हम लोग। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज था वो हमने बनाया ना। चलो आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, लिख लो। रिलेशन बिटवीन फोकल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों उस दिन मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था, लेकिन आज हम इसे डिराइव करेंगे। फोकस किसे कहते हैं? अगर कोई पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जब किसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, वो पॉइंट फोकस पॉइंट कहलाता है, और पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। तो जैसे ये कोई पैरेलल रे आई, ये सेंटर है, ये फोकस होगा, यहां से पास होगी। बच्चों अगर मैं सेंटर को यहां से मिला दूं तो ये नॉर्मल भी होगा ना। सेंटर से पास होने वाली सारी लाइनें नॉर्मल होता है, तो ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई होगा। क्लियर? अब सुनते जाइएगा। ये एफ हो गया, ये फोकल लेंथ है जो मुझे कैलकुलेट करनी है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल। बच्चों ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, हाँ या ना? ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है ना, और ये दोनों एंगल का सम ये एक्सटीरियर एंगल आएगा। बच्चों अभी हम लोग पैरेक्सियल रेज को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो पैरेक्सियल रेज के लिए कर रहे हैं। पैरेक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट जो है पी डैश, वो हम पी के बहुत पास मानेंगे, तो हम इसे एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ऑल्दो ये एक कर्व है, पर पी और पी डैश अगर बहुत पास है तो हम इस डिस्टेंस को 0 मान सकते हैं। सुन रहे हैं आप? अब आप इस ट्राइंगल को लीजिए, कौन सा? सी पी पी डैश, ये वाला ट्राइंगल। आप पी को ये मान लो, ये वाला डिस्टेंस 0। बच्चों वैसे भी हम जानते हैं tan i जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर पी पी डैश आएगा और बेस कितना आएगा? पीसी। स्मॉल एंगल है, आई बहुत छोटा है, तो हम tan i को आई लिख सकते हैं पी पी डैश अपॉन पीसी। पीसी कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ऐसे ही आप दूसरा ट्राइंगल लो, एफ पी पी डैश। इस वाले ट्राइंगल में tan 2i क्या होगा? परपेंडिकुलर पी पी डैश अपॉन पी एफ। स्मॉल एंगल के लिए इसे 2i लिख दो, और पी एफ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ एफ। सुन रहे हैं आप लोग? इक्वेशन 1 से i की वैल्यू पुट कर दो। i कितना है? पी पी डैश अपॉन आर इज इक्वल टू पी पी डैश अपॉन एफ। तो बच्चों यहां से कैलकुलेट करने पर एफ आ गया। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। ठीक है, इसे कॉपी कीजिए।
सर्दियों में एक और ड्रेस देने वाले हैं क्या? यही विंटर यूनिफॉर्म है। तो बेटा अगर इतनी कम ठंड में आपको ये सही लग रहा है, तो जब ठंड पड़ेगी तो क्या करोगे? अभी कहाँ है, अभी तो इतनी ठंड नहीं है ना। अरे लेकिन मेरी बात मानना मत बेटा, क्योंकि मुझे नहीं लगती, एक्चुअली मुझे नहीं लगती ठंड, इसलिए मेरी बात मत मानना। पर अभी ठंड बहुत आने वाली है। दिसंबर में अभी 9 ही तो हुआ है। चलो बच्चों, अब हम लोग यही रिलेशन निकालने वाले हैं मार्जिनल रेज के लिए। सुनिए, मार्जिनल रेज के लिए आई स्मॉल नहीं होता है, ऐसे। और ये वो वाला फोकस है भी नहीं जो ये वाला फोकस था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे रेज ऊपर जाती है उनकी फोकल लेंथ कम होती जाती है। उस दिन रिलेशन भी लिखवाया था, बस आज डिराइव कर रहा हूं। अब थोड़ी देर कॉपी मत करो और सामने देखो। बच्चों ये डिस्टेंस f है, ये डिस्टेंस r है ना। ये p डैश मान लो। अब यहां पर हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको स्ट्रेट लाइन भी नहीं मानेंगे क्योंकि i बहुत ज्यादा है। ये i है, हाँ ये जरूर i होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। बच्चों ये पूरा डिस्टेंस r है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम। रिमेंबर मुझे स्टेप्स याद है, इसलिए मैं डायरेक्ट वही काम कर रहा हूं। पर एज ए स्टूडेंट अगर आप कोई डेरिवेशन पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बहुत सारे स्टेप्स लिखकर मिटाने पड़े, इसलिए ये मत समझिएगा आपको वो स्ट्राइक कर जाएगा डायरेक्ट। बच्चों ये एंगल तो आई हो गई होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है तो कंफर्म है ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल होंगे। मैं इसे n लिख देता हूं, n। तो Cn और P डैश n पक्का इक्वल होंगे और इन दोनों का सम r होगा, क्योंकि सेंटर से यहां का डिस्टेंस रेडियस ही तो होता ही। बेटा ये भी r है तो ये भी r होगा, क्योंकि ये पूरा स्फीयर होता है ऐसे। अब सुनते रहना। तो वी कैन से 2Cn इज इक्वल टू r। आई रिपीट, ये दोनों इक्वल है तो जितना ये होगा उतना ये होगा। ये Cn है तो ये भी Cn होगा और इन दोनों का सम r होगा। अब आप देखिए ये डिस्टेंस यहां से इसका साउंड कम, ये r माइनस f है, ये पूरा r था, ये f था, ये r माइनस f। और r माइनस f यानी कि CF cos i वो Cn है। Cn क्या है? CF cos i। आप देख रहे हैं ना बेटा लगातार। और CF खुद कितना है? r माइनस f। बस सॉल्व कर लो। 2 को नीचे ले जाओ r/2, cos को उधर ले जाओ sec i। तो इसको सॉल्व करने पर वही आएगा जो उस दिन लिखा था, 1 माइनस हाफ sec i। और एक्सप्लेन तो मैं पहले कर ही चुका हूं। अगर ये पैरेक्सियल रेज होती तो i बहुत स्मॉल होता तो sec i 1 हो जाता और f इज इक्वल टू नहीं r/2 आ जाता। करेक्ट। लेकिन उल्टा सोचो, मार्जिनल रेज भी और ऊपर जा रहे हैं तो i इंक्रीज होगा तो sec i भी इंक्रीज होगा, तो माइनस होने की वजह से फोकल लेंथ कम होता चला जाएगा। करेक्ट। एक रे तो ऐसी आएगी जो पोल पर जाकर ही स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्शन के बाद होगा। अगर आप बहुत ऊपर चले जाए ना तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इधर जाकर स्ट्राइक करती है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ 0 होगी। तो वो हम निकाल सकते हैं, f को 0 पुट कर दो
अगर f को 0 पुट करोगे तो cos i हाफ हो जाएगा, i 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि वो रे जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होता है वो उसकी फोकल लेंथ 0 होती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के बाद पोल पर जाकर स्ट्राइक करता है। मैं आपको डायग्राम दिखाई देता हूं ना। ये कंप्लीट स्फीयर लिया मैंने चलाकर, अब देखो अगर यहां से कोई रे आ रही है, मुझे थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा वरना डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, यहां पर, और अगर ये एंगल 60 है, ये 60 है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये भी 60 होगा और ये सीधा जाकर कहां स्ट्राइक करेगी, पोल को। समझ गए ना बेटा? ये फार्मूले से भी निकाल लिया, डायग्राम से भी निकाल लिया। चलो कॉपी करो। बच्चों पहले हम लोग मैग्निफिकेशन को डिस्कस कर ले, फिर मिरर फॉर्मूला डिराइव ही करना है, ठीक है? तो पहले लिखिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बच्चों साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन कहलाता है। ये मैग्निफिकेशन की कॉमन डेफिनेशन है। सबसे पहले ये लिख लो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हम लोग जो मैग्निफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन है। एक एंगुलर भी होता है, वो बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में काम आएगा। देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बच्चों इसको अलग अलग ढंग से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले लिखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम तब डिफाइन करते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। इस बात को लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। बस इतना ही लिखकर छोड़ दो।
ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इमेज ऐसे निकालेंगे, पैरेलल रेज फोकस से पास होंगी और जो पहले फोकस से पास होंगी वो बाद में पैरेलल हो जाएंगी, तो ये इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों अभी डिराइव कर दूंगा मैं पहले अभी फार्मूला लिख रहा हूं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को सॉल्व करने पर माइनस वी बाई यू आता है। जानते हैं यू वी एफ क्या होते हैं? एफ तो पता ही है। यू होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑब्जेक्ट, सॉरी। वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। साइन कन्वेंशन आता है, पक्का ना बच्चों? साइन कन्वेंशन एक बार मैं बता देता हूं। जैसे रेज, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन हम प्लस लेते हैं और ये वाली माइनस। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। डिस्टेंस तो पोल से लेंगे ही। अब सुन लो एक बार, चूंकि इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड है, क्योंकि उधर वाली साइड पॉजिटिव है, इमेज भी नेगेटिव साइड है, इसलिए इस डायग्राम में वी और यू नेगेटिव होंगे। वैसे ऑब्जेक्ट तो तभी, यू तो तभी पॉजिटिव हो सकता है जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वी हमेशा पॉजिटिव होगा, यू हमेशा। करेक्ट? अब इसको कॉपी कर लिया हो, ये अभी डिराइव कर लेंगे। अब लिखो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन देखो, in this case object and image lies along the principal axis. along the principal axis। देखो जैसे बच्चों ये ऑब्जेक्ट है कोई, बस इतना सा, या थोड़ा सा और लंबा दिखा देते हैं, ए बी। अब ए की इमेज कहां बनेगी? यहां पर कहीं बनेगी, क्योंकि जब कोई पॉइंट, ये सेंटर है ना, ये सही है और ये एफ है, ये वाला पॉइंट एफ है, तो जब कोई पॉइंट सी के दूर होता है, सी से दूर होता है, तो इमेज एफ के पास बनती है। और ये सी के पास है तो इसकी इमेज भी सी के पास यहां कहीं बन जाएगी। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ए का इमेज ही होगा ए डैश, बी का बी डैश। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन डेफिनेशन तो सेम रहेगा, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर इमेज का साइज आएगा ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट का साइज ए बी। निकालेंगे कैसे? अब देखो, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए है, ये पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ए है, सुन रहे हैं आप? तो अगर हम यहां से पोल का डिस्टेंस ले लें और बी से पोल का डिस्टेंस ले लें, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह इमेज के दोनों एंड्स के पोजीशन को पोल से, आई रिपीट, इमेज के दोनों एंड्स का पोल से डिस्टेंस लेकर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दे तो इमेज आ जाएगा। तो वी कैन से वीए माइनस वीबी अपॉन यूए माइनस यूबी। दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। बट अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो इमेज भी बहुत छोटा होगा,
उस कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हम dv बाय du लिख सकते हैं, और ये सॉल्व करने पर माइनस v बाय यू का होल स्क्वायर आएगा बेटा। ये मैं अभी दोनों डिराइव कर दूंगा। दिस इज ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो एक बार अभी आप इसे लिख लें, समझ लें, कोई डिस्कशन करना हो तो कर लें। बस v बाई यू और ये कहां से आया वो मैं बताने वाला हूं इसके जस्ट बाद। अब हम डिस्कस करते हैं मिरर फॉर्मूला, और उसी से ये दोनों भी निकलेंगे। लिखो मिरर फॉर्मूला। मैं इसी डायग्राम को यूज कर रहा हूं बच्चों। ये जो मिरर फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि हम लोग आगे के सारे डिस्कशंस पैरेक्सियल रेज के लिए करेंगे। मैंने कहा था ना, मिरर फॉर्मूला है या मैग्निफिकेशन है, सब कुछ पैरेक्सियल रेज के लिए ही आएगा। इसका मतलब आपको पीपी डैश को बहुत छोटा मानना है और इसे स्ट्रेट लाइन अज्यूम करना है। अब इसी डायग्राम को मैं काम में ले रहा हूं, कुछ कुछ एंगल आप अज्यूम करते रहिए। जैसे एक लाइन और ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑल्दो उस रे को मैंने इमेज बनाने के लिए आपको लेने को मना किया है, पर वो डेरिवेशन में थोड़ा हेल्प करता है, पोल वाला। तो बच्चों अगर एक रे इधर से जा रही है तो वो भी तो यहां से पास होगी ना, तो इसको ले लो, ये थोड़ी हेल्प करेगी। कैसे बच्चों? ये दोनों एंगल इक्वल है, अल्फा अल्फा। तो इस वाले ट्रायंगल में PAB में ट्रायंगल PAB में tan अल्फा क्या होगा? AB अपॉन AP। और दूसरे वाले ट्रायंगल में PA डैश B डैश में tan अल्फा क्या है? एक साथ लिख देता हूं, ट्रायंगल PA डैश B डैश है ना, दोनों में उसमें क्या है? A डैश B डैश अपॉन A डैश P। तो बच्चों A डैश B डैश अपॉन AB क्या आ गया? A डैश P डैश अपॉन AP। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, P डैश नहीं होगा, हाँ नीचे वाले में। अब सही है। तो बच्चों A डैश P है डिस्टेंस ऑफ इमेज -v, और ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -u। चलो बाद में वैल्यू पुट करेंगे, अभी रहने दो, अभी रहने दो। इसे इक्वेशन नंबर
1 डाल दे। अब आप दूसरा ट्राइंगल देखो, मन नहीं कर रहा, यहीं पर दिखाता हूं, लिखने की जरूरत क्या है। ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, तो इसमें ये एंगल आप बीटा मान लो, बीटा। तो टेन बीटा जो होगा वो होगा ए बी अपॉन, हाँ सी तो नहीं कर सकता क्योंकि सी तो यहां पर कहीं है। अच्छा ये तो एफ होगा ना, ये तो फोकस है ही, हाँ करेक्ट। तो लिख देता हूं यार, ट्राइंगल एफ ए बी एंड ट्राइंगल एफ पी, ऊपर वाला काम नहीं आ रहा तो पी डैश, नीचे वाले को लिख दो क्या जा रहा है ना, एफ पी पी डैश। तो टेन बीटा उधर वाले ट्राइंगल में आएगा ए बी अपॉन ए एफ, ए बी अपॉन ए एफ, और इधर वाले ट्राइंगल में आएगा पी पी डैश अपॉन एफ पी, करेक्ट, पी एफ। लेकिन बेटा हम जानते हैं जो पी पी डैश है वो ए डैश बी डैश के इक्वल है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल आ रही है ना इधर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं पी पी डैश को क्या लिखूंगा, ए डैश बी डैश अपॉन पी एफ। अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या आएगा, पी एफ अपॉन ए एफ, इक्वेशन नंबर, ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है ये भी, तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो। तो बच्चों ये आएगा ए डैश पी अपॉन ए पी, पी एफ अपॉन ए एफ, करेक्ट। देखो ए डैश पी हमें पता है माइनस वी है, एपी हमें पता है माइनस यू है, पी एफ कितना है माइनस एफ, और ए एफ कितना है, ए एफ घटा लेते ना, एक मिनट, ए एफ को लिख रहा हूं मैं ए पी माइनस पी एफ, करेक्ट। बच्चों ये माइनस से माइनस कट गया, वी बाई यू, ये आएगा माइनस एफ। अब एपी वापस बोलो, अब एपी कितना है, एपी माइनस वी, और पीएफ माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस, सबको मैंने विद साइन पुट किया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसी गड़बड़ हो गई ना, एपी का है, एपी यू होगा, हाँ एपी यू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस वी यू प्लस वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ। तो एक तो इसको ट्रांसफर कर दो और वी यू एफ पूरे से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू। बच्चों कंपटीशन के लिए इस डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए कराया है ताकि आपके काम आ जाए। अब आप डायग्राम तो ये बनाओगे, कॉपी वो सारा करोगे।
देखो, एक तो इसमें साइन कन्वेंशन आपको आता है, पर एग्जाम क्वेश्चन में काम में लेते वक्त उसमें गलती नहीं करनी। गलती कभी भी उस तरह के क्वेश्चंस में नहीं होती जहां सिंगल मिरर होता है। गलती हम अक्सर उन क्वेश्चंस में कर देते हैं जब दो मिरर होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि पहले मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जब दूसरे मिरर की तरफ रेस जाती हैं तो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो खैर, करेंगे अभी क्वेश्चन। एक होता है न्यूटन फॉर्मूला, वो अभी हम निपटा दें, मैं उसको भूल जाऊंगा वरना। लिखो, पता है आपको क्या होता है? नहीं, F इज इक्वल टू रूट x1 x2। अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस पोल की जगह फोकस से मेजर करें, मान लो ऑब्जेक्ट फोकस से x1 डिस्टेंस पर है और इमेज फोकस से x2 डिस्टेंस पर है, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन्स फॉर्मूला में F इज इक्वल टू रूट x1 x2 या F स्क्वायर इज इक्वल टू x1 इंटू x2। तो बच्चों, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है उसके लिए, आप खुद करेंगे। न्यूटन्स लॉ नहीं है, फॉर्मूला है। आदत है ना न्यूटन्स लॉ लिखने की। F इज इक्वल टू रूट x1 x2, where x1 is distance of object from focus, x2 is distance of object from image from focus। तो आप क्या करेंगे इस फार्मूले में? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर x1 है तो हम जानते हैं u जो होगा वो f प्लस x1 हो जाएगा। अभी u कहां से है? पोल से। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 और ये f, तो f प्लस x1। इसी तरह ये पूरा v है और ये डिस्टेंस x2 है, तो v हो जाएगा f प्लस x2। v को f प्लस x2 और u को f प्लस x1 लिखो। थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, कट पिट करके ये आ जाएगा। एक बार करके देख लो। v को लिख दो f प्लस x2, u को लिख दो f प्लस x1 और थोड़ा सा सॉल्व करो, ये आ जाएगा। बाकी सब कटपिट जाएगा।
हाँ बेटा, क्वेश्चन करते हैं। एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मान लो। यहां पर एक प्लेन मिरर रखा है और यहां एक ऑब्जेक्ट है। नहीं, मैंने कहा था फोकल कहां लिखा है मैंने? प्लेन मिरर की पोजीशन आपको निकालनी है। ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का मिरर से। क्वेश्चन ये है, आपको दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर इफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस फॉर्म एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। क्वेश्चन फिर से सुन लो। पहला रिफ्लेक्शन आपको कॉनकेव मिरर से करवाना है, दूसरा आपको प्लेन मिरर से करवाना है। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस x निकालो। देखो, बच्चों एक तो है ना, मिरर फॉर्मूले को आप ऐसे थोड़ा मॉडिफाइड करके याद कर सकते हो। 1/v 1/f माइनस 1/u होता है ना, तो v को आप ऐसे याद कर लो, uf/u माइनस एफ। फिर एक है ना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को -v/u होता है ना, सुन रहे हैं आप? तो u को नीचे ले आओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो f/f माइनस u। वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है काम करना, तो उसी फार्मूले से है, पर थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। सबसे पहले इमेज निकालते हैं v। u कितना है? -50। f कितना है? -20। u माइनस एफ, -50 माइनस माइनस प्लस 20, तो ये आ गया ऊपर 1000 अपॉन नीचे आया -30, -100/3 सेंटीमीटर। सुनना,
मिटाऊं इसको, वो डायग्राम बनाना है। एक तरह से है ना, जो फर्स्ट इमेज बनेगी इसका सेंटर कहां होगा, 2F40 पर। तो सेंटर वैसे ही थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सेंटर चूंकि इधर होगा ना, तो ये नॉर्मल से ऐसे जाएगा, और 100/3 लगभग 33.3 होता है। तो यहां पर मान लो कहीं आया, डायग्राम हमेशा अच्छा नहीं बनता ऐसे। तो ये जो इमेज बना है इसका, ये 100/3 है। अब हम जानते हैं ये जो इमेज होगा वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, है ना। वो तो क्वेश्चन में हमने कहीं भी दे दिया। मैं मिरर को थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा हूं ताकि डायग्राम अच्छा बन जाए। अब ये जो रे ऐसे जाएंगी, ये मिरर से टकराकर नीचे जाएंगी ऐसे। तो बच्चों इसका इमेज यहां बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लेन मिरर के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम होता है। अब हमें पता ये टोटल 50 था और ये x था, तो ये 50 माइनस एक्स होगा। 50 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू, और टोटल x में से 100/3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा। सुन रहे हैं आप, ये डिस्टेंस x है, तो x में से 100/3 सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 100/3, और ये 50 माइनस एक्स बचा, क्योंकि टोटल 50 था, उसमें से x चला गया। सोल्व कर लो। 2x इज इक्वल टू 50 प्लस 100/3 कितना आएगा, 200/3। तो x वापस कितना आ गया, 100/3 सेंटीमीटर। कुछ गड़बड़ नहीं है? 250 आएगा ना, सही है ना। अब कैलकुलेशन मिस्टेक। तो x कितना आएगा, 125/3 सेंटीमीटर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो। ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज A spherical mirror forms an erect image 3 times the size of an object. 3 times the size of object. आप सुन तो ले पहले, आगे है। If the distance between object and image is 80 centimeter, if the distance between object and image is 80 centimeter, then calculate focal length of mirror. और बच्चों क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ट्रांसवर्स, ये मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स है। बाय डिफॉल्ट ट्रांसवर्स लेना है आपको। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो।
एक इमेज का साइज उसके ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ निकालनी है। देखो बेटा, एक तो इसने दिया है इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है, तो v भी u से 3 गुना ज्यादा होगा। v इज इक्वल टू 3u होगा ना। दूसरा इसने दिया है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का गैप 80 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में और कोई मैंने इंफॉर्मेशन दी है क्या? इमेज इरेक्ट है, ये मैंने बोला है क्या? बोला है। तो इमेज अगर इरेक्ट है तो ये वर्चुअल होगा। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज छोटा होता है और कॉन्केव में वर्चुअल इमेज बड़ा होता है। तो अगर मैंने इरेक्ट इमेज बोला है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं होगा और इमेज पहली बात 3 गुना डिस्टेंस पर होगा और इससे 3 गुना बड़ा होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये x मान लूं तो ये डिस्टेंस 3x होगा और 4x इज इक्वल टू 80 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 80। तो ये x है, तो ये 3x। ये 3x क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज से 3 गुना बड़ा है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 गुना होगा। तो x इज इक्वल टू 20। अब मिरर फार्मूला लगा दो। 1 अपॉन v, v कितना है? 3x प्लस 1 अपॉन u, u कितना है? माइनस x। अगर आपने ये गलती कर दी तो गए 1 अपॉन f। तो बेटा 1 अपॉन f आ गया 1 अपॉन 60 माइनस 1 अपॉन 20, एलसीएम 60, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो f आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में इरेक्ट नहीं दिया हुआ होता तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन होता। फिर
प्रैक्टिस चाहिए बेटा। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, नॉलेज कम। अब जैसे बाकी चैप्टर्स होते हैं 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, इनमें नॉलेज बहुत ज्यादा काम आती है, प्रैक्टिस तो आती ही है। लेकिन यहाँ नॉलेज लिमिटेड है, बस ये 2-3 फॉर्मूला ही तो यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लैंग्वेज लिखेंगे तो टाइम लगेगा, एक बार सुन लो। एक लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ f/3 है। सुन लो, मैंने कहा वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है एक कॉनकेव मिरर के सामने। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ f है और ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है कि उसका इमेज का एक एंड ऑब्जेक्ट के एक एंड को टच कर रहा है। इमेज इलोंगेटेड और रियल है, समझ रहे हैं आप? तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। साइज ऑफ इमेज बता दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बतानी, क्योंकि वो तो पता लग जाएगी। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लो। ए लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ f/3 is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length f। लिख लो वरना बार बार पूछना पड़ेगा आपको मुझसे। देखो, ए लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ f/3 is placed along principal axis of a concave mirror of focal length f। focal length f such that image is real and elongated, image is real and elongated, and one end of image coincides to one end of object, touches, है ना? one end of image touches the one end of object। इमेज का एक एंड ऑब्जेक्ट के एक एंड को टच कर रहा है। तो आप फाइंड करो लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज।
हाँ बेटा, इसका डायग्राम बनाते हैं। एक मिनट बेटा, मैं देखता हूं। इधर देखो, ये सी है, ये एफ है। अगर इमेज इलोंगेटेड है, लंबी है, तो इसका वाला इमेज इधर होगी और ऑब्जेक्ट इधर होगा, ठीक है ना, ऐसे। वो मैंने इमेज को ऊपर बना दिया ना, थोड़ी थिकनेस, तो ऑब्जेक्ट को नीचे बना दिया ऐसे ही, क्योंकि वो इन्वर्टेड होती है। ये वाला एंड टच कर रहा है बच्चों, ये डिस्टेंस 2f होता है, ये f/3 है, तो इसका वाला ये 2f माइनस f/3 कितना होगा? 5f/3। तो इस वाले एंड का इमेज यहां बनेगा। ये इमेज की पोजीशन निकाल लो। v होता है uf अपॉन u माइनस f। u कितना है, कितना आ रहा है v? ढंग से v कितना आ रहा है? u अगर 5f/3 लोगे तो v कितना आएगा? 5/2 आ रहा है, श्योर। तो फिर तो अच्छा है f/2। चलो एक बार मैं निकाल लेता हूं, है ना। u कितना है? 5f/3। f कितना है? f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और u कितना है? 5f/3 प्लस f, तो आ रहा है 5/3f, और 1 माइनस 5/3 कितना हो गया? -2/3, ठीक है ना। तो सही है बेटा, -5/2f। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस 5/2f है। इसमें से 2f अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये लेंथ ऑफ इमेज बनेगा f/2। करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। वो डायरेक्ट कैसे आएगा? यू तो निकालना ही पड़ेगा ना। उस फॉर्मूले में u की जगह f/3 पुट कर दें। किसमें? इसी फॉर्मूले में u की जगह f/3 पुट कर दें। तो f/3 पुट क्यों करूंगा? अच्छा एक मिनट नहीं, एक मिनट, इसका बात तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे एक दूसरी बात समझ में आई। हम न्यूटन फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे इसमें? उससे बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो, f² = x1 x2 होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ मतलब अगर, लेकिन यार इसे सेंटर से डिस्टेंस पता है, उन्हें सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि है ना, फोकस से इसका डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं, वही है, फिर भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन देखो, फोकस से ये डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? ये डिस्टेंस f है, f माइनस f/3, 2f/3, तो x1 2f/3 आ गया, तो x2 कितना आ गया? 3/2f। तो 3/2 कहां से आया? फोकस से इसका इमेज 3/2f है, 3/2f में से ये f गया, तो ये f/2 बचा। तो अगर हम न्यूटन्स फॉर्मूला यहां पर काम में ले लें, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं भाई, थक जाओ तो बता देना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नेक्स्ट वाला। अच्छे तो सारी हैं, ये मुझे ज्यादा पसंद है। बच्चों, एक कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। एक बार सुन लेना, है ना, बाद में लिखना। जैसे मान लो ये C है, ये F है, ये 10, 20। यहां पर एक इस तरह का यू शेप का वायर रखा है। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन ढंग से सुन लेना, वरना बाद में क्वेश्चन ही नहीं पता होगा। यू शेप का वायर ऐसे रखा है, इसका ये वाला एंड 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और ये तीनों साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है। आप सुन रहे हैं? इस तरह से यू शेप का वायर रखा है, 10 10 10, बाकी सारी डायमेंशंस आपको दे दी। अब जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह से इसकी इमेज बनेगी, मतलब इसकी एक इमेज बनेगी। तो जैसे ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ कितनी है? 30, ऐसे इसकी तीन साइड की 3 इमेज बनेगी,
उन तीनों इमेजेस का टोटल बताना है लेंथ का। यानी कि आप अगर हम कहें इसका पेरीमीटर 30 है तो उसकी पेरीमीटर कितना होगा बताओ। लेंथ ऑफ इमेज बताना है, तीनों साइड्स का सम। देखो बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। मैं एक एक साइड ले रहा हूं। सबसे पहले ये वाली साइड
इस वाले साइड के लिए u है -30, f है -20, f होता है r/2, 10 -10, तो -10 अपॉन -10 प्लस 30 कितना आ रहा है? -12। अब आप सुनते जाइए, अभी बीच में लिखिएगा नहीं। बेटा अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हाफ आता है तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का हाफ होगा और साइज भी हाफ होगा। तो अगर ये डिस्टेंस 30 है तो 15 पर इमेज बनेगा इसका और वो 5 सेंटीमीटर का होगा ओनली। कितना? 5। अब सुनते जाइए बस। अब इसके लिए डिस्टेंस वो एम्प्टी निकालिए, दूसरा एम्प्टी आएगा, इसका u कितना है? 40, -10 अपॉन -10 प्लस 40 यानी कि -1/3। दो बातें, एक तो इसका डिस्टेंस 40 है तो इमेज का डिस्टेंस 40/3 यानी कि 13.3 आएगा। 13.3 15 के पास होगा यानी कि यहां पर होगा, और इसका इमेज आएगा 10/3। बस ये 5 सेंटीमीटर था, ये 10/3 है। अब और ये आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो, ये आएगा 15 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आएगा 40/3 सेंटीमीटर। 15 माइनस 40/3 यानी कि 5/3। तो बच्चों ये डिस्टेंस आएगा 5/3। तो टोटल लेंथ देखो, इमेज कैसी बनी है, इमेज कैसी बनी है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो टोटल लेंथ आएगा 5 प्लस ऊपर वाला 5/3 प्लस नीचे वाला 10/3, ये 10 सेंटीमीटर आएगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको नोट कर लो वरना बार बार पूछना पड़ेगा। एक कॉनकेव मिरर forms a real image of twice the size of an object. Concave mirror forms real image of twice the size of an object. ये इमेज एक स्क्रीन पर बन रहा है, रियल इमेज स्क्रीन पर बन रहा है। आगे लिखो, नाउ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर मूव्ड, नाउ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर मूव्ड until image is 3 times that of object. Until image is 3 times the size of object. ठीक है? If the shift of the screen is 25 centimeter, if the shift of the screen is 25 centimeter, हमने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन दोनों को शिफ्ट किया था, उसमें से स्क्रीन का शिफ्ट 25 है। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर।
देखो बेटा, क्वेश्चन में साफ कहा है रियल इमेज है। पहले केस में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये CAF, सुनते रहो। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इमेज यहां पर कहीं होगा और वो डबल साइज का होगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं x मान लूं तो इमेज का डिस्टेंस 2x होगा ना, क्योंकि साइज डबल है तो v भी तो u का डबल होगा। सेकेंड डायग्राम में उसने ना ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर खिसकाया होगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करता तो इमेज उल्टा और छोटा हो जाता। तो ऑब्जेक्ट को अगर इधर शिफ्ट किया है तो इमेज और पीछे गया होगा और वो 3 टाइम्स हो गया। तो अगर ये डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस 3y होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये साइज भी ट्रिपल है तो v भी u का ट्रिपल होगा। अब देखो, उसने कहा है स्क्रीन कितना शिफ्ट हुआ है 25। पहले स्क्रीन पोल से 2x डिस्टेंस पर था, अब 3y। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन यहां से आएगी, फोकल लेंथ दोनों का सेम है तो यहां से फोकल लेंथ क्या आएगा, मतलब एक इसके लिए 1/v माइनस 2x, 1/u माइनस x इज इक्वल टू 1/x। इक्वेशन 2 एक ये इक्वेशन बनेगा 1/3y 1/y इज इक्वल टू 1/f। थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट करके x और y में एक रिलेशन आएगा। एक x और y में ये रिलेशन है, दोनों को सॉल्व करके x और y निकल आएगा, और एक बार x और y निकला तो फोकल लेंथ आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा छोटा करना चाहते हैं ना क्वेश्चन को, तो एक अननोन आप कम कर सकते हैं। पता है कैसे? आप सेकंड बार इसको 3y मत लिखते, आप इसे लिखते 2x प्लस 25 और इसे लिखते 2x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3। अरे बाबा, ये 2x प्लस 25 है तो ये उसका 1/3 होगा ना, तो आपका एक अननोन डायरेक्ट कम हो जाता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है जो मैंने आपको अलग बताया है। तो बेटा बाकी के डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। और अभी मतलब स्फेरिकल मिरर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ग्राफ वगैरह बनवाने हैं आपको, तो आज यहीं तक।